मैं एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूँ जो सुनोगे तो बोलोगे कि भाई भाई ये क्या तुमने सुनाया, एकदम अजीब, एकदम माइंड ब्लोइंग। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे बड़े से बोइंग प्लेन की जो एकदम घोस्ट प्लेन साबित होता है, जो बस पूरा का पूरा गायब हो जाता है बिना किसी ट्रेस के, और आज तक हमें इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाया है। तो कहानी शुरू होती है मई 25, 2003 को लुआंडा, अंगोला में। अजीब सा नाम है। हम जिस प्लेन की बात कर रहे हैं वो था ये वाला प्लेन, एक बोइंग 727-223 टेल नंबर N844AA। अब ये ना कोई ऐसी वैसी प्लेन नहीं थी, ये एक वेटरन प्लेन था जो कि अमेरिकन एयरलाइंस के लिए 25 साल सर्विसेज दे चुका था, लेकिन 2003 तक ये ग्राउंडेड था लुआंडा के Cuatro de Febrero। एयरपोर्ट पर 14 महीनों से बस पड़ा था। और पता है, इस पे ना $4 मिलियन से ज्यादा का अनपेड एयरपोर्ट फीस चढ़ गया था। भाई इतना पैसा। दोस्तों, अब ये पैसेंजर जेट नहीं था, इसके अंदर की सीट्स निकाल दी गई थी और उसकी जगह 10 बड़े बड़े 500 गैलन्स के फ्यूल टैंक्स लगा दिए गए थे। और अब इस प्लेन से डीजल फ्यूल को डायमंड माइंस तक ढोया जाता था, एक युद्धग्रस्त देश में जहां रोड्स का हाल बिल्कुल खराब था। तो सवाल उठता है कि इसमें कौन से लोग थे। 2 बंदे थे, बेन सी पडीला, एक अमेरिकन पायलट और फ्लाइट इंजीनियर, और जॉन एम मुटांटू, रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो से एक मैकेनिक। ये दोनों इसी प्लेन पर काम कर रहे थे, इसको रेडी कर रहे थे एक नए बायर के लिए, ताकि इसको अंगोला से निकाल सके। लेकिन यहाँ ट्विस्ट है, इन दोनों में से कोई भी बोइंग 727 उड़ाने के लिए सर्टिफाइड नहीं था। ये कोई छोटा मोटा प्लेन नहीं था कि कोई भी इसको उड़ा लेगा। 727 को नॉर्मली 3 लोगों का क्रू चाहिए होता है। दोस्तों, बेन पडीला के पास सिर्फ प्राइवेट पायलट का लाइसेंस था, जो इतने बड़े जेट के लिए बिल्कुल भी काफी नहीं था। तो सीन इमेजिन करो, मई 25, 2003 शाम होने से ठीक पहले बेन पडीला और जॉन मुटांटू N844AA में बोर्ड करते हैं। एक एयरपोर्ट एम्प्लॉय ने पहले सोचा कि सिर्फ एक ही बंदा था, लेकिन दूसरे ऑफिशियल्स ने कंफर्म किया कि 2 लोग प्लेन में थे। फिर ATC यानी कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल से एक लफ्ज भी नहीं बोला इन लोगों ने, बिना किसी परमिशन के प्लेन मूव करना शुरू कर देता है। लोगों ने देखा प्लेन ना बिल्कुल अजीब तरीके से इधर उधर डगमगा रहा है, जैसे कि कोई नया बंदा उस प्लेन को चला रहा हो या फिर बहुत जल्दी में हो। ATC वाले बिल्कुल पगला रहे थे क्योंकि कोई भी कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था, एकदम सन्नाटा। और फिर प्लेन की एक्सटर्नल लाइट्स ऑफ है। ट्रांसपॉन्डर, जो कि एक क्रूशियल डिवाइस होता है जो सबको बताता है कि आप कहाँ हो, आपकी आइडेंटिटी, आपका एल्टीट्यूड, वो भी ऑफ था, मतलब जानबूझकर छिपाया गया था। और फिर N844AA टेक ऑफ कर जाता है। ये साउथ वेस्ट की तरफ जाता है, वास्ट अटलांटिक ओशन के ऊपर से, और बस रेडार से पूरा का पूरा गायब हो जाता है। इसमें 14,000 गैलन्स फ्यूल था, इनफ फॉर अ 1500 माइल फ्लाइट। लेकिन कहाँ जा रही थी ये फ्लाइट, किसी को नहीं पता। और आज तक ना प्लेन मिला है और ना ही वो 2 लोग जो कभी इसमें बैठे थे। कोई रैकेज भी नहीं मिला, ना कोई डेब्रिस, कुछ भी नहीं भाई। इतने बड़े प्लेन का ऐसे गायब हो जाना बिना किसी टुकड़े के, ये तो एकदम अजीब बात है। 9/11 को हुए 2 साल भी नहीं हुए थे, टेंशन तो स्काई हाई थी। तो जब एक बड़ा बोइंग 727 जो मैसिव अमाउंट ऑफ फ्यूल कैरी कर रहा हो, वो गायब हो जाए, तो इंटेलिजेंस कम्युनिटी को दिन में तारे दिख रहे थे। सीधी बात बोलूं तो ये सिर्फ एक मिसिंग प्लेन नहीं था, ये एक पोटेंशियल फ्लाइंग बॉम्ब था। फिर इसकी ग्लोबल सर्च शुरू होती है। यूनाइटेड स्टेट्स की हर इंटेलिजेंस एजेंसी और उसके अलावा भी सब इस प्लेन को ढूंढने में लग जाते हैं। FBI, CIA, US डिपार्टमेंट्स ऑफ स्टेट एंड होमलैंड सिक्योरिटी, यहाँ तक कि US सेंट्रल कमांड, सब इन्वॉल्व थे। जनरल मार्टिन रॉबसन, जो उस वक्त हॉर्न ऑफ अफ्रीका में US फोर्सेस को कमांड कर रहे थे, उन्होंने कंफर्म किया कि 727 के बारे में इंटेलिजेंस लगातार आ रही थी। उन्होंने तो फाइटर जेट्स डिप्लॉय करने का भी सोचा था। इस वक्त के प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश खुद डेली अपडेट्स ले रहे थे, तो सोच लीजिए कि कितना सीरियस मैटर ये था। भाई उन्होंने हर जगह ढूंढा, श्रीलंका, नाइजीरिया, अफ्रीका के हर एयरपोर्ट पर, कि 727 कहीं भी मिल जाए। नाइजीरिया में डिप्लोमेट्स ने तो ये भी कहा कि किसी बड़े एयरपोर्ट पर लैंडिंग अनलाइकली है, क्योंकि प्लेन तुरंत पकड़ी जाती। गिनी में एक साइटिंग की र्यूमर भी थी कि कहीं देखा गया है गिनी में, लेकिन उसे तुरंत डिसमिस कर दिया गया। लेकिन इन सब के बावजूद कुछ नहीं मिला, ना कोई डेब्रिस, ना कोई ट्रेस। FBI ने तो ऑफिशियली अपना केस 2005 में क्लोज कर दिया। बोलते हैं नेशनल सिक्योरिटी रीजंस हैं, मतलब चुप हो गए। सो वाई अंगोला, वाई दिस प्लेन? वेल, इन 2003 अंगोला एक लंबा सिविल वार खत्म होने के बाद इमर्ज कर रहा था। उसका इंफ्रास्ट्रक्चर तो पूरा तबाह हो चुका था।
जिससे रोड से गुड्स ट्रांसपोर्ट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। इस इंफ्रास्ट्रक्चरल डिफिसिट ने एयर ट्रांसपोर्ट की बहुत ज़्यादा डिमांड क्रिएट कर दी, खासकर डायमंड माइंस तक डीजल फ्यूल जैसी जरूरी चीजें पहुंचाने के लिए। पर भाई वहाँ का पैसा पानी का सीन ना एकदम खराब था। बिजनेस डील्स अक्सर बिगड़ जाती थी, जैसे अपनी N8444A वाली प्लेन के साथ हुआ। फ्यूल डिलीवरी का कॉन्ट्रैक्ट था, पर कुआची डूंडो नाम की कंपनी ने प्लेन लैंड होने के बाद $220,000 देने थे, वो दिए ही नहीं। तो ऑपरेटर्स का तो बहुत नुकसान हो गया था। ये N8444A प्लेन खुद इस बात का सबूत था। 14 मंथ से सिर्फ पड़ा था और उस पर $4 मिलियन से ज्यादा का एयरपोर्ट फीस चढ़ गया था। और पता है क्या, क्रू मेंबर्स को अंगोला पहुंचते ही अपने पासपोर्ट जमा करने पड़ते थे। बोलते थे कि अंगोलन लाइसेंस बनवानी है, पर असल में ना उनको डर लगता था। एकदम गुंडागर्दी वाला माहौल था। हर जगह AK-47 वाले गार्ड्स दिखते थे। कुछ क्रू मेंबर्स तो प्लेन चुरा कर भागने का भी सोच रहे थे। अंगोलन रूल्स के हिसाब से प्लेन को क्लाइंट्स कंट्रोल करते थे, तो ओरिजिनल ऑपरेटर उसको देश से बाहर नहीं निकाल सकता था। तो भाई पूरा सीन ही ऐसा था कि लोग कुछ भी डेस्परेट हरकत कर सकते थे या फिर गलत काम में पड़ सकते थे। वहाँ की इकोनॉमी भी बहुत वीक थी, इन्फ्लेशन 100% से भी ऊपर था और गरीबी बहुत ज़्यादा, 65% से ज़्यादा लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे थे। लेकिन ऑयल और डायमंड सेक्टर में बूम था, तो ये एकदम वाइल्ड वेस्ट जैसा माहौल था जहाँ कुछ भी हो सकता था। तो क्या हुआ होगा? थ्योरीज तो इतनी है कि दिमाग घूम जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद थ्योरी नंबर 1, द एक्सीडेंटल क्रैश। ये सबसे सीधी थ्योरी है। बेन पडीला फ्लाइट इंजीनियर और प्राइवेट पायलट होने के बावजूद 727 उड़ाने के लिए सर्टिफाइड नहीं थे। इरेटिक टैक्सिंग, कम्युनिकेशन की कमी में भी उसने कंट्रोल खो दिया हो और वास्ट अटलांटिक ओशन में क्रैश हो गया हो। कई लोग, जिसमें प्लेन के ओनर का एक एम्प्लॉय भी शामिल है, मानते हैं कि ये टेक ऑफ के थोड़ी देर बाद अटलांटिक में गिर गया होगा। लेकिन इस थ्योरी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है नो रैकेज, नन। इतने बड़े प्लेन के लिए ये तो इम्पॉसिबल जैसा है यार। थ्योरी नंबर 2, इंश्योरेंस फ्रॉड। ये थ्योरी प्लेन के ओनर मॉरी जोसेफ पर उंगली उठाती है। प्लेन एक फाइनेंशियल ब्लैक होल बन चुकी थी, बैड स्टेट ऑफ रिपेयर में थी और जोसेफ का खुद अकाउंटिंग फ्रॉड और इन्वेस्टर्स को धोखा देने की हिस्ट्री थी। कुछ यूएस अथॉरिटीज को लगा कि ये एक स्कैम था। इंश्योरेंस मनी क्लेम करने का तरीका, जनरल रॉबसन ने भी इसको वैलिड एक्सप्लेनेशन माना था, लेकिन जोसेफ ने इसे डिनाई किया, यहाँ तक कि लाई डिटेक्टर टेस्ट देने को भी तैयार हो गए। और पडीला के भाई ने कहा कि बेन कभी कुछ क्रूक्ड नहीं करेगा। थ्योरी नंबर 3, इलिसिट कार्गो ऑपरेशंस। याद है वो फ्यूल टैंक्स? ये प्लेन स्मगलिंग के लिए परफेक्ट थी। लाइट्स ऑफ, ट्रांसपॉन्डर ऑफ डिटेक्शन से बचने के लिए क्लासिक मूव्स। इसको कॉन्ट्राबैंड जैसे ड्रग्स या वेपन्स ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज किया जा सकता था। पोस्ट सिविल वॉर अंगोला में, जहां इंफ्रास्ट्रक्चर खराब थी और एयर ट्रांसपोर्ट की डिमांड थी, एक ब्लैक मार्केट लिक्रेटिव हो सकती थी। थ्योरी नंबर 4, टेररिज्म। 9/11 के बाद ये इमीडिएट टेरिफाइंग फियर था। एक चुराया गया जेट फुल ऑफ फ्यूल एक पोटेंशियल वेपन की तरह हो सकता था। लेकिन समय के साथ ये थ्योरी ना धीरे धीरे खत्म हो गई। कई साल बीत गए बिना किसी अटैक के और इंटेलिजेंस एजेंसीज ने इवेंचुअली कंक्लूड किया कि ये टेररिस्ट थ्रेट नहीं थी। ऑल्दो उन्होंने कभी रीजंस नहीं बताया। हो सकता है सैटेलाइट इमेजरी में क्रैश के साइंस मिले हों, या बस समय बीतने के साथ थ्रेट कम हो गई हो। और फिर कुछ और स्पेकुलेटिव आइडियाज भी हैं। बेन पडीला की फैमिली तो ये भी मानती है कि प्लेन में पहले से ही और लोग थे जिन्होंने बेन और मुटांटू को जबरदस्ती पकड़ा या मार दिया। एक फॉर्मर क्रू मेंबर को लगता है कि अंगोलन एयरफोर्स ने प्लेन को मिसाइल से गिरा दिया। कुछ लोग तो ये भी बोलते हैं कि प्लेन को बुजुम्बरा बुरुंडी में पार्ट्स के लिए डिसेंबल कर दिया गया होगा, या फिर वो किंशासा कॉन्गो के पास गायब हो गया। लेकिन इन सब के लिए कोई पक्का सबूत नहीं है। द ट्रुथ इज, अंगोला का जो सीन था ना, अपनी इंस्टेबिलिटी, वीक ओवरसाइट और डेस्परेट इकोनॉमिक कंडीशंस के साथ ऐसी किसी चीज के होने के लिए एक प्राइम लोकेशन थी। ये एक ऐसी जगह थी जहां घोस्ट प्लेन्स, एयरक्राफ्ट विद मर्की हिस्ट्रीज, फेक रजिस्ट्रेशंस या एक्सपायर्ड सर्टिफिकेशंस वाले एयरक्राफ्ट थ्राइव कर सकते थे, पोजिंग अ रियल सिक्योरिटी थ्रेट ग्लोबली। ये फैक्ट कि एक बड़ा बोइंग 727 बिना कम्युनिकेशन के ट्रांसपॉन्डर ऑफ करके टेक ऑफ कर सकता है और फिर अफ्रीका के सो लिटिल रेडार में गायब हो जाता है, ग्लोबल सर्विलेंस में एक बहुत बड़ा गैप है।
इससे पता चलता है कि कैसे नेफेरियस एयरक्राफ्ट इन ब्लाइंड स्पोर्ट्स का फ़ायदा उठा सकते हैं। N8444AA का गायब होना एविएशन की सबसे प्रोफाउंड और एंड्योरिंग मिस्ट्रीज में से एक है। हम शायद कभी न जान पाए कि असल में क्या हुआ बेन पडीला, जॉन मोटांटू और उस बोइंग 727 के साथ। लेकिन जो सवाल ये इंसिडेंट एविएशन सिक्योरिटी, अकाउंटेबिलिटी और हमारी दुनिया की वास्टनेस के बारे में उठाता है वो आज भी रेलेवेंट है। तो आपको क्या लगता है N8444AA के साथ क्या हुआ होगा? कमेंट्स में जरूर बताना। अगर ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक तो करना ही, सब्सक्राइब कर लो ऐसी और भी मिस्ट्रीज के लिए। और मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में।